इसके दूसरे राइटर सुमित्रा नंदन पंत। वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, उनमें प्रकृति के सुंदर रूपों की आवाज़मयी अनुभूति या वीणा में कई जगह पाई जाती है। वीणा सुमित्रा नंदन के पंत की रचना है। ठीक है। सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त है, जिससे प्रस्तुत रूपों में सौंदर्य अनुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग खुल जाते हैं। वीणा के उपरांत ग्रंथ ही है असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश किया, फिर चिर विषाद के गर्भ में पतन दिखाया है। शुरू में तो प्रेम में आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके बाद उम्र भर का उसे दुख प्राप्त होता है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। सबसे पुरानी जो रचना है इनकी पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बड़ा चढ़ा के प्रदर्शन किया गया है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषता प्रचुर परिणाम के रूप में भरी सी पाई जाती है। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और असक्त हैं, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं। जैसे नैनों के बाल को आंसू कहा उसने। बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जैसे मधुबाल, मधुपो के बाल, मधु पहरे होते हैं। शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्राय मिलता है इनका। कहीं कहीं वैचित्र्य के लिए एक ही प्रयोग में दो लक्षणाएं गुम्फित पाई जाती है, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना। जैसे मर्म की पीड़ा के हाश में पहले हाश का अर्थ लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है। फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। जैसे हे बढ़ी हुई मर्म पीड़ा समझने वाले मन, मतलब जो अंदर पीड़ा बढ़ती है उसको कौन समझता है? सिर्फ मन ही समझता है। इसी प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक ही उलझे हुए पाए जाते हैं, जैसे अरुण कलियों के कोमल घाव। पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधर्म्य से कली की उपमा दी गई, पर घाव स्वयं अप्रस्तुत और लाक्षणिक है और उसका अर्थ है कसकती हुई स्मृति। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। पल्लव के भीतर उच्छ्वास जैसे आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद ना चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग, जैसे जिसको हम टू रोमांटिज्म कहते हैं, उस पर चल पड़ते हैं। उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उसकी रचनाओं को घटित होता है। मतलब छायावाद का मतलब ही क्या है कि जो उनकी रचनाएं हैं उसके अंदर चित्र प्रस्तुत हो, मतलब किसी भी चीज को अगर हम सुन रहे हैं तो उसका चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए, वही छायावाद है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उसकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त होती है। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य जीवन को अपने जीवन की साधना कहा है, प्रकृति चित्रण के संबंध में लिखा है। छायावाद के भीतर सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है, पर प्रकृति के बीच उनके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक, ग्रीष्म की ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई। आरोप विधायिनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ और अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। रहस्यवाद के संबंध में लिखा है कि पंत जी रहस्य भावना प्राय स्वाभाविक ही रही है। उनकी जो रहस्य भावना है वो नेचुरल है। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देखकर प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। व्यक्त जगत के नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। मतलब जो भी वो सोच रहा है प्रकृति के बारे में, उसकी कोई ऐसी जिज्ञासा रही होगी जो कभी तृप्त नहीं, उसी के रूप में उसने अपनी रचना के अंदर उनको प्रकट किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी की सांप्रदायिक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के सामने दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण उन्होंने नहीं किया। मतलब उन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी तो उसमें पुरुष और स्त्री दोनों को रखा, जबकि प्रसाद जी ने
पुरुष और स्त्री को ना रखकर इस ईश्वर को रखा, या फिर दोनों ही पुल्लिंग रखकर सूफी रूढ़ी का अनुसरण किया था, इन्होंने नहीं किया। फिर इनकी जो इम्पोर्टेंट कविता परिवर्तन, ये भी हमने की हुई है, पंत जी की परिवर्तन कविता। पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाते, मतलब जगत में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, कभी एक जैसा समय नहीं रहता है, एक जैसे संबंध नहीं रहते, हमेशा परिवर्तन होता है। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने की है। जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से शुद्ध करती आ रही है। अब परिवर्तन होता है तो कई व्यक्ति तो उससे खुश होते हैं, उस परिवर्तन से सुखी होते हैं, लेकिन कईयों को बहुत गहरा कष्ट होता है, बहुत गहरा दुख पहुंचता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सदस्यों और कवियों का मर्म स्पर्श करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमि पर बहुत दूर तक संबद्ध धारा के रूप में चलना पड़ता है। काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं है। सृष्टि के गूढ़, अगूढ़, मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्मस्पर्शी स्वरूप प्राप्त होता है। इसका अनुभव शायद पंत जी को एक ही धारा में चलने वाली लंबी कविता के भीतर हुआ। इसके बाद इनकी कविता गुंजन। गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली को भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। फिर इनकी रचना है युगांत। युगांत में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक है, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ बढ़ने चलने की ललकार है, और कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है। युगांत में कवि को हम केवल रूप रंग, चमक तमक, सुख सौरभ वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के सौंदर्य की सत्याश्रित कल्पना के प्रवृत्त पाते हैं। युगांत में कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी रहा है। साथ ही वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो सकती है। अब है पंत के व्यक्तित्व का विकास। पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। गुंजन तक वह जगत से अपने लिए सौंदर्य आनंद का चयन करता प्रतीत होता है। युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कवि की सौंदर्य भावना अब व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणित होती है। अब वह कवि लोक जीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता सा आता रहा। अब उसने अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया है कि उस पर उसकी गतिविधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वह जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य माधुर्य प्राप्त है, अपने लिए उसका स्वतक बनकर मनाकर तृप्त नहीं हो सकता। अब वह दुख, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार के अंधकार को फाड़ कर मंगल ज्योति फूटी देखना चाहता। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, लोक मंगल की तरफ बढ़ गया, प्रेम और उससे निकलकर लोगों की भलाई की तरफ निकला। मंगल का अमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है जो गत्यात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। युगवाणी में तो वर्तमान जगत के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हैं, सबका समावेश किया गया है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास दिखाई पड़ता है। वर्तमान पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र की एक रूढ़ी जैसे वर्शिप ऑफ द फ्यूचर, उसके मेल में है। पंत जी की रुचि समाजवाद और गांधीवाद दोनों के प्रति दिखी है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद आती, मतलब लोगों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए समाजवाद के अकॉर्डिंग, और व्यक्तिगत साधना के लिए वो गांधीवाद की बातों को मानते हैं। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यत्व की परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। मनुष्य अगर पूर्ण हो जाए तो उसमें कुछ अट्रैक्शन नहीं बच जाता। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है। अगर उस में सारी कमियां दूर हो जाएगी तो वो देवता बन जाएगा, फिर उसके पास कोई रहेगा नहीं। तो इसीलिए इसके अंदर जो कुछ दुर्लभता बसती है वो उसे देवताओं से अलग करती है, उसे मनुष्य बनाती है। समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की है पर अपना चिंतन स्वतंत्र रखा है। समाजवाद और संघवाद, संघवाद कम्युनिज्म को कहते हैं, समाजवाद और संघवाद के साथ लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद इन्हें इष्ट नहीं। परमार्थिक दृष्टि से वह प्रातरवादी हैं। शुक्ल जी अंत में लिखते हैं, छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थ भूमि पर स्वाभाविक स्वतंत्रता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए देख हमें अवश्य संतोष होता है। तो ये थे हमारे पंत जी, सुमित्रानंदन पंत।